तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस छोटे से सेशन में मैं कौशिक मोहंती आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका आप सभी को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है अगर आप अपकमिंग आरआरबी पीओ 2025 और आरआरबी क्लर्क 2025 की तैयारी चालू करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी आपके दिमाग में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे जिसकी वजह से आप तैयारी पे अपना पूरा फोकस नहीं दे पा रहे होंगे। तो सबसे पहले उन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है जो कि मैं इस सेशन में एक एक करके दूंगा। लेकिन उससे पहले एक और चीज क्लियर कर दूं कि ये वीडियो जो है वो कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है। स्ट्रैटेजी वीडियो जैसा मैं हर एग्जाम से पहले आपको एक डिटेल्ड कंप्लीट स्ट्रैटेजी देता हूं जहां पे मैं सब कुछ डिस्कस करता हूं, जैसे कि आपके प्रीवियस ईयर के पेपर एनालिसिस, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ एनालिसिस, प्रीवियस ईयर के लेवल ऑफ डिफिकल्टी का एनालिसिस, साथ ही साथ आपके इस साल में जो आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंज आया था उसको कैसे टैकल करना है इस साल के लिए, साथ ही साथ आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, अगर आप बिगिनर हो तो क्या करना है, अगर आप एक रिपीटर हो तो आपको क्या करना है, आपको मॉक्स प्रॉपर्ली कैसे देने, मेंस की तैयारी साथ ही साथ प्रीलिम्स के साथ कैसे करना है, किस बच्चे को किस तरीके से तैयारी करना है, वो सब कुछ डिटेल मैनर पे जैसा मैं हर एग्जाम से पहले आपको देता हूं इस बार भी दूंगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, उसके लिए परफेक्ट टाइम मुझे पता है कब है और उसी परफेक्ट टाइम पे वो वीडियो मैं आप लोगों को पहुंचा दूंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का आना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि ये जो सवाल है आपके दिमाग में घर कर रहे हैं ना, उन सवालों का उत्तर मिलना जरूरी है, तब जाके आप कुछ कर सकते हो, एक नए एग्जामिनेशन के बारे में सोच सकते हो और सोच सकते हो तो ही जाके आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे पहला सवाल सच बताना कि आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा अगर आपने एसबीआई क्लर्क मेंस दिया है तो उसका कट ऑफ कितना रहेगा, मुझे कैसे पता चला? अरे भाई हर वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आपने भर रखा है सर क्लर्क मेंस का कट ऑफ कितना होगा, क्लर्क मेंस का कट ऑफ कितना होगा। तो दोस्तों क्लर्क मेंस का कट ऑफ पहले तो कोई नहीं बता सकता एग्जैक्ट। दूसरा मुझे आपसे बस एक सवाल पूछना है कि आपको क्यों चाहिए ये कट ऑफ। जब आपने क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिया था हाँ तब आपको शायद कट ऑफ की रिक्वायरमेंट थी। क्यों? क्योंकि आपको अगर कट ऑफ एक नंबर आंकड़ा आपको अगर आइडिया लगेगा तो आपको कम से कम ये पता चले कि आपका ये पेपर क्लियर होने जा रहा है या नहीं, उससे आप अपने आने वाले मेंस की तैयारी करोगे या नहीं। क्योंकि आपके साथ उस टाइम पे एसबीआई पीओ का भी एग्जाम्स था, तो भाई अगर मेरा ये प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा तो इसके मेंस के लिए मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों ना अपना मोमेंटम जो है एसबीआई पीओ की ओर शिफ्ट करूं। यही था पर्पस मोटो जो कि बहुत जेन्युइन भी था। तो आपको उस टाइम पे एक आइडिया लगना चाहिए था कि ये नंबर्स आपके कट ऑफ हो सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि हाँ अगर मैंने इतना किया है तो मैं अभी मेंस की तैयारी करूं, टाइम वेस्ट क्यों करूं, और अगर नहीं यार इतना नंबर तो मैं नहीं ला पाऊंगा तो क्यों ना अपना जो फोकस है वो एसबीआई पीओ पे रखूं। तो उस टाइम पे तो जेन्युइन था। बट अभी एक नंबर्स जो आपके एसबीआई क्लर्क मेंस के कट ऑफ है जान के आप क्या करोगे, क्योंकि इसके बाद तो कोई इंटरव्यू तो है नहीं, जो हो गया है हो गया है। अब या तो आपका फैसला इस पर या उस पर, मतलब अभी आपके हाथ में कुछ नहीं है। उस रिजल्ट के साथ अभी आपके हाथ में अगर कुछ है तो क्या है वो, अगर आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर हुआ होगा तो आपके हाथ में है डिसीजन लेना कि मैं एसबीआई क्लर्क ज्वाइन करूंगा या नहीं। और अगर आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ होगा तो उस टाइम पे आपका हाथ में है कि मैं तैयारी आगे चालू रखूं या नहीं, या मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि अभी अगर आप उस नंबर के पीछे भाग रहे हो ना, डिस्परेट हो रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों पे आपके तैयारी को बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला है। रीजन जानते हो? आपने इधर उधर से कट ऑफ के वीडियोस देखे, मान के चलो एक ऐसा नंबर आपको मिल गया जो आपने अटेम्प्ट कर रखा है, तो अभी आपको क्या फील आएगा कि मेरा तो सिलेक्शन कंफर्म है, 100% है। तो क्या आप उसी एनर्जी, उसी मोमेंटम, उसी रेपो के साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हो आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए? नहीं ना। और इन केस अगर आपको लगा कि यार इतना तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, अगर वो नंबर जो है उससे नीचे आपके अटेम्प्ट है, तब तो आप डिप्रेस अभी से हो गए। अब डिप्रेशन के साथ आपका एफिशिएंसी कम होगा, आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होगा, तो क्या आप प्रॉपर उसी 100% के साथ अपना तैयारी आगे रख सकते हो? तो मेरे ख्याल से, क्योंकि भाई मैं जब एस्पिरेंट था तो मेरे मन में भी यही सवाल था, भाई मैं आपको बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूं, आप अपनी जगह बिल्कुल 100% सही हो। बट अगर हमने उस चीज को फील किया है, उसमें से जो ड्रॉबैक्स, डिमेरिट्स है उसको खुद देख रखा है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप खुद के गलतियों से ही सीखो, आप दूसरों के गलती से भी सीख सकते हो। तो जो गलती हम किए थे उसी से ही आपको ये गाइड कर रहे हैं, आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम आपके मेंटर हैं, तो हम आपके ये जो क्वालिटी टाइम है उसको वेस्ट होना, मतलब वेस्ट जाने नहीं दे सकते। तो इसीलिए आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस ना करो, आप अपने मोमेंटम को बनाए रखो। आपने इतना जबरदस्त एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए पढ़ा है दोस्तों, एक चीज है कि अगर आप 7 डेज या 10 डेज या 15 डेज आपके पढ़ाई में जो है ना गैप लाते हो ना, तो उस गैप को मेकअप करने के लिए आपको 1-1.5 महीना लगेगा, और 1-1.5 महीने के बाद तो आपका नोटिफिकेशन आ गया होगा आरआरबी का, जून में हमेशा आता है। तो बस आपका यहां से लेके आपके रिजल्ट आने तक एसबीआई क्लर्क मेंस का, या फिर जून में आपके आरआरबी पीओ क्लर्क के नोटिफिकेशन आने तक, आप ये टाइम को बेकार ना करो। यही था पर्पस मुझे बताना कि आप कट ऑफ के बारे में मत सोचिए। आपको अगर तैयारी सच में करना है इस साल तो आगे बढ़िए, अगर और नहीं करना है, आप थक चुके हो तो दैट्स इट, गिव अप। मैं आपको ये नहीं करूंगा, फोर्स करूंगा कि नहीं आओ तुम्हारा हो जाए, आप खुद को बेटर जानते हो, मैं नहीं जानता आपको। हम तो वर्चुअल हमेशा से ये कहता हूं, मैं तो देखा भी नहीं हूं तुम कौन हो, तुमने कितना मेहनत किया, आप जानते हो।
कि अगर मालिक इतना मेहनत करने के बाद भी नहीं हो रहा है, मतलब शायद ये चीज मेरे लिए नहीं बना है, उससे बेहतर कोई चीज मेरे लिए बनाओ। ऐसा नहीं कि यही सब कुछ है, वो चीज भी ध्यान रखिएगा। तो आप जो है अपना अगर डिसीजन बना रखे हो तो मैं आपको बिल्कुल अपने डिसीजन को चेंज करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप आगे कंटिन्यू करो तो कट ऑफ के बारे में मत सोचो, क्योंकि उससे हमेशा प्रोडक्टिविटी कम होगा। अगर आप कट ऑफ स्कोर से ऊपर हो तो भी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप मारे जाओगे, और अगर आप उस कट ऑफ के नीचे हो, मतलब जितना आपके बाकी लोगों ने बताया हुआ है कि कट ऑफ इतना जाएगा, उससे अगर आप नीचे हो तो आप डिप्रेशन में ही मारे जाओगे। तो ये चीज आप ध्यान रखना। दूसरा, एसबीआई पीओ मेंस, उसके साथ साथ आरआरबी की तैयारी कैसे करें। आ रहा है ना दिमाग में? जो बच्चे एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स निकाले, भाई इतना बढ़िया पेपर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का पेपर, जिसमें इतने कम वैकेंसीज थे, इतने कम बच्चों का मेंस तक क्वालिफाई हुआ है, वो चीज अटेंड करने के बाद अगर आप इस लेवल के इमेच्योर क्वेश्चंस पूछोगे, ये तो आपसे एक्सपेक्टेड कभी नहीं है। ये एक ऑफिसर मेंटालिटी नहीं है। रीजन क्या है? आपने जिस एग्जामिनेशन को क्लियर किया इतने कम वैकेंसी में, इतने कम लोगों के साथ, उसको बहुत टफ, मतलब बहुत जबरदस्त आपकी तैयारी चल रही है। तो इतने हाई लेवल के तैयार होने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि एसबीआई पीओ मेन से पहले आप थोड़े आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए पढ़ो, बिल्कुल टेरिबल वेस्ट ऑफ टाइम। आप अपना 100% अपना जो फोकस है वो एसबीआई पीओ मेंस पे ही रखिए। जितने लोगों ने एसबीआई पीओ प्रीलिम्स क्लियर किया, जब भी वो एग्जाम होगा, आपका सिर्फ एक टारगेट है। आरआरबी पीओ क्लर्क आपके लिए संसार में एग्जिस्ट नहीं करता है। आपका एसबीआई पीओ मेंस का पेपर खत्म होगा, मेंस के पेपर के बाद आपको बहुत सफिशिएंट टाइम मिलेगा आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए पढ़ाई करने के लिए। तो आप तो भाई बहुत आगे निकल चुके हो। आप बिल्कुल कोई सेकंड थॉट ही मत दो, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, पूरा फोकस उस पर, कोई और दूसरा तीसरा चीज नहीं देखना है आपको। क्लियर? नेक्स्ट, आरआरबी पीओ और क्लर्क 2025 एग्जामिनेशन का जो तैयारी है वो स्पेशल क्यों है? स्पेशल होने के वजह बहुत है। सबसे पहला वजह जो है कि ये इकलौता ऐसा एग्जाम है जहां पे पीओ का एग्जाम, मतलब जो पीओ लेवल के पोस्ट भी आपके स्टेट वाइज निकलते हैं। आप पर्टिकुलर एक ही स्टेट मतलब में कंपीट करोगे स्टेट वाइज आपके पीओ के वैकेंसीज के लिए। जब आपने एसबीआई पीओ के 600 वैकेंसीज के लिए कंपीट किया था तो वो ऑल ओवर इंडिया था। जब आप आईबीपीएस पीओ के इतने सारे वैकेंसीज से ये करते हो तो वो ऑल ओवर इंडिया होता है, लेकिन यहाँ पे स्टेट लेवल होता है। तो वहां पे आप अगर अपने स्टेट में अच्छे हो, मतलब बहुत जगह ऐसे होते हैं कि हम स्टेट टॉपर तो होते हैं, लेकिन हमारे ओवरऑल अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारे रैंक बहुत पीछे निकल के आते हैं। तो वैसे अगर आप कैंडिडेट हो तो ये एग्जाम आपके क्लियर होने के ज्यादा चांसेस है, अगर आप अपने स्टेट में बहुत अच्छे खासे परफॉर्म कर पाते हो तो। और पीओ में, क्योंकि क्लर्क में तो भाई आईबीपीएस क्लर्क भी स्टेट वाइज होता है, एसबीआई क्लर्क भी स्टेट वाइज होता है, तो आरआरबी क्लर्क भी स्टेट वाइज, तो क्लरिकल में कुछ नहीं, आरआरबी पीओ की यहाँ पे एक खास बात है। दूसरा जो खास बात है वो ये है कि इस पेपर में आपका इंग्लिश का रोल ना के बराबर है। वो डिपेंड करता है आप पे। सर ना के बराबर हम पे डिपेंड करता है, इसका मतलब क्या है? प्रीलिम्स में तो इंग्लिश है ही नहीं, और अगर मैं मेंस एग्जामिनेशन की बात करूं तो वहां पे इंग्लिश ऑप्शनल है, आप इंग्लिश के साथ हिंदी भी ले सकते हो। तो बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स जो इंग्लिश के वजह से इस एग्जामिनेशन बैंक एग्जाम्स के लिए डरते हैं कि यार इतना अच्छा खासा लेवल इंग्लिश, मुझे तो इंग्लिश आता ही नहीं है, तो यहां पे आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इंग्लिश सब्जेक्ट को एक्सक्लूड करके भी आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। तो ये एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा कि आपका यहाँ पे इंग्लिश का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे आपके लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है कि आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। एक और चीज है जो आपके दिमाग में चल रहा है, सच बताना, वन स्टेट वन आरआरबी का न्यूज, कि एक स्टेट में एक ही आरआरबी आपका ऑपरेट करेगा, सारे आरआरबीज आपके मर्ज हो जा रहे हैं। सारे आरआरबीज अगर हमारे मर्ज हो जा रहे हैं तो हमारा आरआरबीज कैसे फंक्शन करता है, उसका पर्पस क्या है, उसमें कौन सा बैंक कितना स्पॉन्सरशिप देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, स्टेट गवर्नमेंट हैस। हमें एक चीज चाहिए मालिक, वैकेंसी दे रहे हो कि नहीं। आप में ज्यादातर कमेंट्स यही आए कि सर वन स्टेट वन आरआरबी वैकेंसीज विल डिक्रीज। मैं हर जगह से देख रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको कुछ रीजंस बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जो मर्जर है उसका आपको एडवांटेज मिलेगा लॉन्ग टर्म पे। कैसे, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले आपने अगर देखा होगा आरआरबी में, पर्टिकुलर अपने स्टेट की बात करो तो वहां पे अगर दो आपके आरआरबीज काम कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत कम स्टेट है, ऐसा नहीं कि हर स्टेट में आपके मल्टीपल आरआरबीज काम कर रहे हैं, बहुत कम ही जगह स्टेट्स है जहां पे मल्टीपल आरआरबीज काम करते हैं, वहां पे आपका एक आरआरबी होगा। तो मैं अपने स्टेट ओडिशा का एग्जाम्पल दूं तो ओडिशा स्टेट में आपके दो बैंक्स ऑपरेट करते हैं आरआरबीज। एक है आपका ईस्टर्न रीजन पे जो कि है ओडिशा ग्राम्य बैंक, जहां पे मैं काम करता था, और दूसरा है आपके वेस्टर्न रीजन पे जो ऑपरेट करता है वो है उत्कल ग्रामीण बैंक। मतलब ईस्टर्न रीजन का अलग, वेस्टर्न रीजन का अलग। भाई ये ब्रांचेस अपनी जगह, ये ब्रांचेस अपनी जगह, बस उनका नाम बदल के एक हो जाएगा, उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक हो जाएगा। मतलब जो डेटा पहले इनके पास ही हुआ करते थे, इनके पास नहीं, क्योंकि दो अलग अलग थे ना, तो वो आपके मर्ज हो जाएंगे, डेटास मर्ज हो जाएंगे, डेटास कंपाइल हो जाएंगे, ब्रांड बदल जाएगा, लेकिन उनका स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा। आप वो चीज समझो। अगर हाँ बात ऐसा होता कि एक जगह, मतलब यहीं पे मेरे दो आरआरबीज काम कर रहे थे, अब अगर मर्जर के बाद यहीं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे दो आरआरबीज का क्या ही काम है, तो एक को बंद करते, तो हाँ वैसे जगह पे वैकेंसीज कम होने के चांसेस थे।
बट आप अगर मार्क करोगे तो अगर मैं अपने नेबर स्टेट की बात करूं, वेस्ट बंगाल की बात करूं, तो वहां पे भी आप एक बार कमेंट कीजिए, मैं 100% तो कंफर्म नहीं हूं। एक पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक है, एक उत्तर बंग ग्रामीण बैंक है, ऐसा कुछ है ना, आप देखना। तो नाम से ही पता चल रहा है कि वहां पे भी वही सीन है कि अलग अलग, और वहां पे तो 3 आरआरबीज हैं, तो ये दोनों हैं, तो दूसरा कोई नॉर्थ साउथ में शायद कहीं ऑपरेट कर रहा होगा। तो ये चीज आप उसके एडवांटेजेस को देखो कि आपका बैंक जो है आरआरबीज जो शायद आपके बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने खुद आरआरबीज पे काम किया हुआ है, तो आरआरबीज के क्या होते हैं ना प्रॉब्लम, कि बहुत पास्ट में आपके बहुत से ऐसे लोन्स दिए गए हैं जो कि रिकवर नहीं किए जा पाए हैं, जिनको हम एनपीएस कहते हैं। तो आरआरबीज में एनपीएस थोड़े ज्यादा है। तो जब आपके 1 स्टेट 1 आरआरबी होगा तो ये जो एनपीएस की मात्रा है ना, वो आपका थोड़ा कम होगा, और जो बैंक में स्टेबिलिटी है वो ज्यादा आएगा। बैंक अगर स्टेबिलिटी ज्यादा आएगा तो ब्रांच का एक्सपेंशन ग्रोथ होगा, और ब्रांच के एक्सपेंशन ग्रोथ होगा तो वैकेंसीज और बढ़ेगा। लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग टर्म है, आपके लिए इसका इंपैक्ट इमीडिएट लेवल पे क्या हो सकता है मुझे तो नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा कम होगा। बट फ्यूचर, मतलब अगर आप आरआरबीएस क्लियर कर दे रहे हो तो आपके लिए फ्यूचर बहुत अच्छा है, बस मैं वो कहूंगा। वो स्कोप आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे बहुत टाइम तक वो चीज सस्टेन करेगा। इतना सब कुछ होने के बाद आपको 1 स्टेट 1 आरआरबी के बारे में हमने आपको डिटेल में बता दिया। अब आरआरबी प्योर क्लर्क के जो प्रिपरेशन है उसमें और एक क्या स्पेशलिटी है, हमने तो ये डिस्कस कर लिया कि एक तो एडवांटेज इंग्लिश वालों का है, अगर आपका इंग्लिश स्ट्रेंथ नहीं है या वीकनेस है तो इस पेपर को आप निकाल सकते हो, क्योंकि इंग्लिश मेंस में ऑप्शनल है, प्रीलिम्स में आता नहीं है। बट प्रीलिम्स हो या मेंस में, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो रहता है वो क्वांट और रीजनिंग, और क्वांट और रीजनिंग आजकल सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो क्वांट और रीजनिंग तो सबसे बन रहा है। तो मैं भी यहां पे आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि क्वांट रीजनिंग अगर आपका बहुत अच्छा है तो ही आप निकाल सकते हो, नहीं। क्योंकि आरआरबी प्योर क्लर्क का जो एग्जामिनेशन है वो हमेशा से एक मॉडरेट लेवल का एग्जाम माना गया है। क्यों? क्योंकि जब आप बाकी मेंस देखो, क्लरिकल के जितने मेंस है आपने देखा, अभी रिसेंटली हमने एसबीआई क्लर्क मेंस देखा, तो आपने लेवल तो क्वांट का वहीं से देख लिया होगा, इतने बच्चे पेपर देने गए थे, आपको आइडिया ही लग गया होगा। सबके एनालिसिस वीडियोस भी आए हुए हैं, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि क्लर्क मेंस का लेवल तो नॉर्मल ही रहता है, जितना मैंने हमेशा से आपसे कहा था। बट जब टैग लग जाता है पीओ, तो 3 पेपर में से 2 पेपर इतने घातक हो जाते हैं जिससे हमारा परसेप्शन पीओ मेंस को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, इनका लेवल नेक्स्ट लेवल होता है, ये आपको भी बताया। तो क्या होता है ना, 3 पीओ में से जब 2 पीओ इतने हाई लेवल होते हैं तो आरआरबी भी उनके साथ मर्ज कर दिए हो आप लोग, और आपका मेंटालिटी है कि इसमें भी क्वांट और रीजनिंग बहुत लेवल के आएंगे। इतना नहीं आता है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर से एक बार लगाना, एक बार सर्च कर लीजिएगा आरआरबी पीओ मेंस पेपर बाय कौशिक मोहंती या करियर डिफाइनर प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको मिल जाएंगे सारे वीडियोस। एक एक करके आप क्वेश्चंस देखना, या फिर पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ा होगा वहां से देख लेना, तो आपको पता चलेगा हाँ ये सारी चीजें डुएबल होते हैं, क्योंकि वो ऐसे छुपा के हाइड करके लॉजिकल चीजें नहीं देता, वो थोड़ा आपको टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन देगा और हल्का आपका लेंदी क्वेश्चन देगा। बट उसका औकात इतना नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन दे जो आपसे ना ही बने, वैसा बहुत ही रेयर एक आध क्वेश्चन में होता है जिनको स्किप करना होता है। तो मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका क्वांट और रीजनिंग में स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि अगर आप में स्टैंडर्ड भी है ना, तो भी आप इस एग्जामिनेशन को निकालने का इक्वल पोटेंशियल रखते हो, क्योंकि इस पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट रहता है। मेंस में भी, प्रीलिम्स में तो आपको पता है, प्रीलिम्स में तो सब कुछ आप लोग रेडी हो चुके हो, हर एग्जामिनेशन के लिए आप रेडी हो चुके हो। क्योंकि जब मैं प्री और मेंस एग्जामिनेशन के जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात कर रहा हूं ना, वो इतना ज्यादा होता है कि आज के टाइम पे बच्चों को प्रीलिम्स और टफ ज्यादा नहीं लगता है। हाँ, एक चीज होता है कि जब वो एग्जामिनेशन के उस प्रेशर के साथ उस टाइम बाउंड सिचुएशन में 20 मिनट में क्वांट को सॉल्व कर रहे होंगे, वो प्रेशर अलग है। नहीं तो लेवल ऑफ क्वेश्चन अगर आप उस 20 मिनट को हटा के कोई भी क्वेश्चन दे दो आप कर लोगे, मतलब डुएबल है, आप में उतना पोटेंशियल तो आ ही चुका है। तो प्रीलिम्स की तो हम बात ही नहीं करेंगे, अगर हम मेंस की बात करेंगे तो वहां पे भी चीजें डुएबल रहेगा। बाकी मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ आप लोगों को, जितने भी आपके दिमाग में सवाल चल रहे होंगे, सबसे पहला जो है एसबीआई क्लर्क मेंस का कट ऑफ हमें नहीं चाहिए भाई, क्योंकि अगर हमें वो पता चल जाएगा तो हमारा एफिशिएंसी कम होगा, चाहे अगर हम उस रेंज से बियॉन्ड है या फिर नीचे हैं। बियॉन्ड है तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, डाउन है तो आपके डिप्रेशन की वजह से। एसबीआई पीओ मेंस वाले आपने सबसे टफेस्ट प्रीलिम्स को क्लियर किया हुआ है इतने कम वैकेंसीज के साथ, तो मतलब आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हो। अभी से अगर आप 1 महीना आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए तैयारी नहीं भी करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, आप अपना पूरा फोकस एसबीआई पीओ मेंस पे रखो, क्योंकि अगर वो क्लियर हो गया तो आपको और जिंदगी भर कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। अब फिर आप बोलोगे सर कैब जैब देना है, मतलब ऐसा एग्जाम, मतलब जिसमें इतना ज्यादा प्रेशर हो, तो वो चीज आपको और नहीं होगा। तीसरा, अगर आप आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन, अगर आप आरआरबी पीओ क्लर्क की तैयारी चालू करना चाहते हो तो आप आराम से चालू कर सकते हो। इसमें एडवांटेज है आपके पास कि इंग्लिश नहीं है। दूसरा एडवांटेज, क्वांट और रीजनिंग में वेटेज ज्यादा है, और क्वांट और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो मॉडरेट लेवल आता है, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं आता है। और लास्ट चीज, जो 1 स्टेट 1 आरआरबी का हमारे दिमाग में डाउट चल रहा था, उसको भी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर किया है कि अलग अलग रीजन पे काम कर रहे हैं, तो अगर ब्रांचेस मर्ज भी होंगे तो सिर्फ नाम ही बदलेंगे, ऐसा नहीं कि शटडाउन हो जाएगा आपका। बाकी अगर कोई स्टेट्स में ऐसे हो कि एक ही जगह पे एक ही रीजन पे 2-3 अलग अलग, क्योंकि मैंने अपने 2 स्टेट्स के एग्जांपल दिए, बाकी तो मुझे आइडिया नहीं है, मैंने सिर्फ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का एग्जांपल दिया। बाकी एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा, करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं। बट
मेरा जो सेशन का एजेंडा था वो ये था कि आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे थे तैयारी से पहले, ऑब्वियस बात है जब एक एग्जाम खत्म होता है तो ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत से नए नए चीजें हमारे दिमाग में आ जाते हैं जिसकी वजह से गैप हो जाता है। और मैं बस वही चाहता हूं कि गैप ना आए, क्योंकि इस तैयारी में गैप आना मतलब वापस से मोमेंटम बैक करना बहुत ही ज्यादा, और उस पर टाइम इन्वेस्ट करना है, और इतना टाइम है नहीं। और लास्ट चीज कह के जाता हूं कि हम हमेशा से एक ही चीज पे फोकस करते हैं कि हम 8-8 महीना साल का पढ़ेंगे, और वो भी कितने बार, 3 साल 4 साल तक पढ़ेंगे। लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाएगा उससे, हमें पता है, क्योंकि 8 महीना पढ़ना मतलब बीच में 4 महीने का मोमेंटम लूज होना, ये वो 4 महीने हैं, याद रखना। दिस इज दैट 4 मंथ। अगर आप यहां पे अपना मोमेंटम डाउन करते हो ना, तो आने वाले 8 महीने में बाकी कोई ना कोई आपको बीट करके चला गया होगा, क्योंकि वो इस 4 महीने के दौरान पढ़ते 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 पढ़ते, कछुए खरगोश की स्टोरी सुने ना, तो आप अगर आगे भी हो ना, तो अगर आप यहीं रुक जाओगे तो कछुआ आपको क्रॉस करके चला जाएगा। तो जो अभी के टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करेगा वही बाजी मारेगा। इसीलिए 1 साल 12 महीने पढ़ो, ना कि 4 साल 8-8 महीने पढ़ो। तो ये एक सेशन का प्योर एजेंडा था। आई होप आपने इस चीज को पॉजिटिवली लिया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो जाने से पहले एक बार लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और अपने वैल्यूएबल फीडबैक इस सेशन के रिगार्डिंग कि आपके जितने भी दिमाग में पॉइंट्स थे उनको मैंने प्रॉपर तरीके से फैक्ट्स और फिगर्स के साथ क्लैरिफाई किया है कि नहीं, और अगर कोई पॉइंट छूटा है मुझसे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू हेल्प यू ऑल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड द डिटेल्ड स्ट्रेटेजी वीडियो विल बी कमिंग सून, सो स्टे ट्यून्ड। और चलता हूं, मिलते हैं अगले सेशन पे। तब तक लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, टेक केयर।